बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है कि जहाँ पर आज भी हम बात करेंगे पाकिस्तान ने क्रिकेट से जुड़े मुख्तलिफ उमूर के हवाले से, और ख़ास तौर से हमारा फोकस होगा, चूँकि ये हमारा इस वीक का ये लास्ट शो है, तो हमारा फोकस होगा कि इस पूरे वीक जो हम डिबेट करते रहे अपने मुख्तलिफ क्रिकेटर्स से। इकबाल कासिम साहब पहले शो में हमारे साथ मौजूद थे, फिर दूसरे शो में नदीम खान साहब डायरेक्टर नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर मौजूद थे, कल के शो में आमिर सोहेल साहब मौजूद थे। तो इस पूरे शो में हमने जो गुफ्तगू की है आज हम उसको रैपअप करेंगे क्लब क्रिकेट के हवाले से, कि क्लब क्रिकेट के हवाले से क्या क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्लब ओनर्स में और वो लोग जो ग्रास रूट पे क्रिकेट को रन करते हैं। तो आज इस शो को हमने तरतीब दिया है, लेकिन जिस तरह से आपके इल्म है कि सबसे पहले हम नजर डालेंगे आज की टॉप स्टोरीज पर। पाकिस्तान 2023 में एशिया कप की मेजबानी करेगा और भारतीय टीम भी शिरकत करेगी। चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी। दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए पीसीबी ने कौमी टीम के तरबियती कैंप में मजीद 7 खिलाड़ियों को तलब कर लिया। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज के लिए टीम का ऐलान कर दिया। टीम की क़यादत टेम्बा बावूमा करेंगे, जबकि साबिक कप्तान फाफ डू प्लेसी टीम में जगह बनाने में नाकाम रहे। साबिक क्रिकेटर तौसीफ अहमद को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। साबिक क्रिकेटर सफर की इजाजत मिलने तक नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ही रहेंगे। जिन ताकतों ने मोहम्मद वसीम को चीफ सेलेक्टर बनवाया, वही उनको कंट्रोल भी कर रही हैं। पीसीबी अपनी आंखें खोले कि ये लोग क्रिकेट के साथ क्या सलूक कर रहे हैं। साबिक कप्तान इंज़मामुल हक। किसी के कहने पे इसको चीफ सेलेक्टर बना दिया गया है, तो वही ताकतें इसके पीछे से खेल रही हैं कि जी ये थोड़ा सा बोर्ड वाले अपनी आंखें खोल लें। टीम सिलेक्शन में कप्तान की राय को ज्यादा अहमियत देनी चाहिए। शर्जील आमिर को मौका देना और मुझे अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद नजरअंदाज करना दोहरा मयार है। सलमान बट आप क्या समझते हैं, नहीं है डबल स्टैंडर्ड है ना। चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट 23 मार्च से जनरल मूसा हॉकी स्टेडियम में कोयटा में मुनक्किद होगा। और केपी हुकूमत की रेगिस्तान जीप रैली की SOPs के तहत इजाजत 172 किलोमीटर रेगिस्तान रैली 26 से 28 मार्च तक मुनक्किद होगी। जी जनाब, आपने हेडलाइंस देखी और आपने देखा कि जिस तरह से हम पूरे इस वीक में बात करते रहे कि बहुत सारे क्रिकेटर्स जो हैं, फॉर्मर क्रिकेटर्स, पाकिस्तान के बड़े नाम मोहम्मद वसीम की सिलेक्शन से खुश नहीं हैं, और आज अब आपने अभी इंज़मामुल हक साहब को भी देख लिया कि वो भी इस सिलेक्शन से खुश नहीं हैं। लेकिन ज़रा वापस आ जाते हैं पाकिस्तान की ग्रास रूट क्रिकेट पे, पाकिस्तानी क्लब क्रिकेट के, और क्लब क्रिकेट के हवाले से इस वक्त दो बड़ी शख्सियात मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन किया, टेलीफोन लाइन पर इनफैक्ट ज्वाइन किया इस्लामाबाद से पाकिस्तान क्रिकेट का बड़ा नाम शकील शेख साहब ने। शकील शेख साहब, आपको खुश आमदेद कहते हैं। शेख साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं? जी अली, मैं मौजूद हूँ। अस्सलामुअलैकुम शेख साहब, आपको खुश आमदेद कहते हैं। और इसके अलावा मेरे साथ जो दूसरी शख्सियत स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, ये KCCA जोन 2 के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, पाकिस्तान में के शहर कराची में क्रिकेट को रन कर रहे हैं और बहुत ही जोश और जज्बे के साथ और दयानदारी के साथ क्रिकेट को रन कर रहे हैं। जावेद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द शो सर, कैसे हैं? ठीक है। सबसे पहले शेख साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आप हमारे शो को फॉलो कर रहे हैं, आपने देखा कि क्लब क्रिकेट के हवाले से हम भरपूर अपना रोल प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस हद तक हम कर सकते हैं, मीडिया आवाज़ उठा सकता है। ये बताइए कि जो नदीम खान साहब ने बातें की या मुख्तलिफ फोरम पे वो बातें जो आप तक पहुंच रही हैं, उससे आप किस हद तक मुतमईन हैं? क्योंकि उन्होंने ये कहा कि जब क्लब जो है वो क्रिकेट के इक्विपमेंट को, एक्सपेंसिव इक्विपमेंट है, उनको जो वो मैनेज कर सकता है, 25-30 हज़ार के बैट्स को खरीद सकता है, तो उसके लिए 5,000 रुपये देना कौन सी बड़ी बात है? तो उसमें क्या कबाहत है कि अगर आप लोग 5,000 रुपये दे दें और क्रिकेट चलना शुरू हो जाए? जी अली, पहले तो आपके मेहमान जो जावेद खान साहब है, इनको भी सलाम मेरी तरफ से। दूसरी बात यह है, मैंने नदीम खान का सारा सुना है, मैंने प्रेस रिलीज़ें भी पढ़ी है इनकी, और इनका सारा रिएक्शन भी मुझे पता है। बात ये पैसे की नहीं है कि पैसे कम हैं, ज़्यादा हैं या क्या। बात एक कॉन्सेप्ट की है कि आप पाकिस्तान में क्रिकेट को कैसे चलाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में 10-15 कॉन्स्टिट्यूशन तो चेंज हुए होंगे, बोर्ड भी चेंज हो जाते हैं, डाक भी लग जाती है, एसोसिएशनें भी चली जाती है, उन पर भी डाक लगी। क्लब जो होती है ये एक परमानेंट एंटिटी है। क्लब जिसने बनाया होता है, जो लोग वहाँ की कम्युनिटी के सिविक ड्यूटी के तहत वहाँ पे खेलते हैं, वो परमानेंट एंटिटी होती है, वो उस तरह रहते हैं, वो उस तरह चलते रहते हैं। आपने देखा होगा कि जितने कॉन्स्टिट्यूशन आए थे, हमारे दौर में भी 2-3 आए थे, लेकिन यह है कि क्लब को कभी खत्म नहीं किया गया। क्लब का जो स्टेटस था, एक्टिव था या नॉन एक्टिव था, या जो भी स्टेटस था, उसको वहीं रखा गया और उसको कैरी किया गया, चाहे नया कॉन्स्टिट्यूशन आ गया।
हमने किसी से पैसे डिमांड नहीं किए या कुछ नहीं किया। हाँ, अगर आपने कोई अपग्रेडेशन करनी है, कोई प्रमोशन करनी है, उसमें कोई रूल्स चेंज करने हैं, बिल्कुल हर बोर्ड का इख्तियार है। जिनके पास पावर होती है वो करते हैं, वो अपने कॉन्सेप्ट के तहत करते हैं, अपनी सोच के मुताबिक करते हैं। तो आप वो क्लब्स को कह देते हैं कि भाई आप ये रिक्वायरमेंट पूरी कर लें। हमें भी अगर इस दफा भी ये करते कि अगर इन्होंने पुराना वाला कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया था, तो इन्होंने ये किया कि जो रीजन थे, जो डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन थी या जोनल थी, और उसके बाद क्लब, सारों को अबॉलिश कर दिया था इन्होंने, विच इज अ रॉन्ग पॉलिसी। आप एसोसिएशन चेंज कर सकते हैं, आप उन पर डाग लगा सकते हैं। आपने नया, लेकिन शेख साहब, जो नदीम खान साहब ने, अब चूंकि नदीम खान साहब मौजूद नहीं है तो मुझे उनकी तरफ से बात करनी पड़ेगी, उनका डेविल एडवोकेट मुझे बनना पड़ेगा। तो नदीम खान साहब ने इस हवाले से ये कहा कि वो क्लब की जो आइडेंटिटी है या लेगेसी है या पास्ट में जो उसकी अचीवमेंट है वो उसको ख़त्म नहीं कर रहे। वो उसकी क्लब की अचीवमेंट, जो लेगेसी आइडेंटिटी है वो रहेगी उसकी, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये कहा कि हम उसको जो दोबारा से इसकी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं ताकि सिस्टम में आ सके, प्रॉपर चैनल एक चीज हो सके। देखिए जो क्लब के क्रेडिट में है वो तो वहीं पे रहता है, लेकिन आप जो नई रजिस्ट्रेशन जब करवा रहे हैं, तो मेरी रजिस्ट्रेशन जो है, अगर जावेद खान साहब का क्लब 40 साल 50 साल से खेल रहा है, तो वो नया रजिस्टर क्यों होगा? उसकी पुरानी रजिस्ट्रेशन चलनी चाहिए। और अगर उसमें कोई कंडीशंस चेंज की गई हैं, आपने अपनी सोच के मुताबिक किया है, क्योंकि आप बहुत बड़े अरस्तू हैं इस मुल्क में, और तो कोई क्रिकेट जानता ही नहीं है कि किसी को आती नहीं है, या आप बहुत बड़े अफलातून है कि आपको क्रिकेट आती है बाकी किसी को नहीं पता। तो आपने अगर कंडीशन वहाँ चेंज कर दी है, तो आप जावेद खान साहब से ये कहें कि भाई ये कंडीशन है, आप अपने पेपर पूरे कर लें और आप हमें सबमिट कर दें, ताकि हम आपके क्लब को अपने कॉन्सेप्ट के मुताबिक रेगुलाइज कर लें। जहाँ तक पैसे का इशू है ना, देखें पैसे का इशू बड़े शहरों में तो वैसे ही कोई इशू नहीं है। ये 5-10 हज़ार, 20 या 30 हज़ार, या ज्यादा से ज्यादा किसी के 40 हज़ार बनते होंगे फुल मेंबर के, ये इतना बड़े शहरों के लिए इशू नहीं है। मगर जब आप बलूचिस्तान के फार फ्लंग एरियाज में जाएंगे, जब आप सिंध के इंटीरियर में जाएंगे, जब आप पंजाब और KP के में जाएंगे, छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे कस्बों में, तो उनको ये चीज बड़ी बाइट करती है। और आप ये याद रखें कि जब आप कोई पॉलिसी बनाते हैं, कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, तो वो अक्रॉस द बोर्ड पूरी कौम, पूरे इलाके, पूरे पाकिस्तान की लेंथ एंड ब्रेथ पे ही वो नाफिज होगा। ठीक है। तो आपने तो पूरे मुल्क के लिए बनाना ना, तो एक ऐसी रैशनल चीज बनाए जो लोगों को एक्सेप्टेबल हो। तीसरी बात ये है इसमें कि आपने किसी स्टेक होल्डर से, किसी एसोसिएशन से, चाहे वो इलेक्टेड थी, चाहे वो फार्मर थी, चाहे वो प्रेसिडेंट थी, आपने किसी से नहीं पूछा। इवन जो आपके 4 मेंबर थे पहले रीजनल एसोसिएशन के, जो चले आ रहे थे 19 अगस्त तक, आपने उनसे भी नहीं पूछा। और आप यकीन करेंगे, इनके जो अभी इंडिपेंडेंट मेंबर हैं, जो हैंड पिक्ड हैं, नॉमिनेटेड हैं सारे, मेरे 2-4 से तो वैसे ही आपको पता पूरे मुल्क से ताल्लुकात हैं। मैंने उनसे पूछा कि आपने ये पढ़ा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का क्या है, इसके रूल्स वगैरह पढ़े हैं? उन्होंने कहा जी हमें तो पता ही नहीं है, हमें तो बताया गया और हमने कह दिया कि ठीक है, क्योंकि इनमें से कोई क्लब नहीं चलाता। किसी के पास क्लब की वो लेगेसी नहीं है, ऑनरशिप ही नहीं है, तो इन्होंने तो देखना ही नहीं है, इन्होंने तो वैसे ही सारे के सारे ओके कर दिए हैं। इसलिए मैं कहता हूँ जब तक आप स्टेक होल्डर से नहीं पूछेंगे, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, वो उसके मेरिट डीमेरिट्स को डिस्कस नहीं करेंगे, उस वक्त तक आप आगे नहीं चल सकते। देखिए मैं बड़ी सॉफ्ट, बड़ी आराम से लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ और बड़े सॉफ्ट तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को तंग नहीं करें, ये खेल लोगों का है। ये चंद जो ऑफिशियल हैं, जो आसमान पैराशूटर हैं, आसमान से गिरे हैं, या उन्होंने कोई फेवरेटिज्म ले लिया, किसी से अपॉइंटमेंट कर ली है और वो डिक्टेट करना शुरू हो जाए, इस तरह नहीं है। ये आवाम का खेल है। ठीक है। लोगों ने अपने क्लब, अपने मोहल्लों में, अपने शहरों में वहां पे बनाए हैं, और लोगों के जो नुमाइंदे चुने हुए थे, आपने पहले उनको फारिग किया, आपने किसी नुमाइंदे से बात नहीं की है। फिर आपने किया ये है कि ये जो 6 एसोसिएशनें बनाई हैं, आप मुझे बताएं कि इनका क्या क्राइटेरिया है। अच्छा, मैं इसमें शेख साहब इसको जरा कंटिन्यू करता हूं, क्योंकि मुझे प्रेस रिलीज में लिखा हो कि इनका क्या क्राइटेरिया इनको चुनने का। ठीक है शेख साहब, मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। मैं जावेद साहब का भी इनपुट ले लेता हूं कि जिस तरह शेख साहब भी कह रहे हैं, आप भी पाकिस्तान के शहर कराची की जो एशिया की सबसे बड़ी क्रिकेट नर्सरी है, उसका एक बड़ा फॉल आपने रोल प्ले किया और अभी भी आप अपने तय जो है वो बहुत खिदमत कर रहे हैं क्रिकेट के हवाले से। आप क्या समझते हैं कि क्लब क्रिकेट ऑर्गेनाइजर को, या क्लब क्रिकेट जो रन कर रहा है, उसको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन किस हद तक उनको सपोर्ट करेगा या किस हद तक जो है वो उनके लिए हर्डल्स क्रिएट करेगा? देखिए, जब अली साहब, जब भी कोई आप नया सिस्टम बनाते हैं
या कोई भी नया काम करते हैं तो उसमें दुश्वारियां तो होती हैं, तो ये उससे मुबर्रा नहीं है नया सिस्टम। तो अब हमें पहले 1-2 साल इस सिस्टम को चलने देना चाहिए। लेकिन शकील साहब की ये बात बिल्कुल सही है कि क्लब क्रिकेटर जो है, क्लब ओनर जो है या प्रेसिडेंट है, वही असल में ग्रास रूट पर जो है प्लेयरों को पॉइंट आउट करता है, उनको बनाता है। तो एक चीज़ इसमें और मैं ऐड कर दूं, पुराने कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज़ थी कि आपको उस शहर का में रेजिडेंस होनी चाहिए, उस डिस्ट्रिक्ट में यानी जोन में। तो शकील साहब को याद होगा कि हमने उस पर ऑब्जेक्शन किया था, बल्कि रिक्वेस्ट की थी कि कराची और लाहौर को इससे मुबर्रा करार दिया जाए, जो कि वो हुआ भी था अमेंडमेंट्स के थ्रू। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही है कि आपको उस क्रिकेट एसोसिएशन में होना चाहिए। क्रिकेट एसोसिएशन का मतलब क्या है कि डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए, यानी जोन 2 एक क्रिकेट एसोसिएशन है ये। तो पता ही चला, जैसे आपने कहा कि उन्होंने पुरानी जो अचीवमेंट है उनको ये एक्सेप्ट कर रहे हैं आज का बोर्ड। तो उन्होंने ये कहा कि अगर आपने फजल महमूद क्रिकेट टूर्नामेंट खेला हुआ है तो आप लोग उससे मुबर्रा हैं, आपको जरूरत नहीं है कि आप जोन 2 में रिहाइश इख्तियार करें। अच्छा, फजल महमूद टूर्नामेंट की बात की है कि इसको बेंचमार्क बनाया हुआ है। नदीम भाई ने भी कहा, कुछ मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी सुनी पीसीबी की जानिब से कि एक बेंचमार्क बनाया हुआ है शेख साहब फजल महमूद टूर्नामेंट को। लेकिन फजल महमूद टूर्नामेंट तो हुए भी एक अरसा हो गया। अब कहते हैं कि हर रोज एक नई चीज होती है, बहुत सारी चीजें तब्दील हो गई हैं उस फजल महमूद टूर्नामेंट के बाद। तो अली भाई बात यह है कि जब आपकी सोच बड़ी एडाक सी है, लिमिटेड सी है, तो आप ऐसी बहुत सी चीजें करते हैं। जावेद खान साहब ने आपको 2-3 बातें बताई, मैं बताता हूँ कि जो मेरी थिंकिंग है, मेरी बात तो इनसे किसी से नहीं हुई, लेकिन इन्होंने फजल महमूद क्यों रखा है और बाकी क्यों नहीं रखा। देखें, ये इनके पास में किसी चीज का कोई डाटा नहीं था। जब हम आए थे, हमने ये 2016-17 में ये मॉडल बनाया था। एजाज सैयद साहब वहाँ पे थे जो डेवलपमेंट कमेटी के हेड थे, और वो डायरेक्टर आपको पता है कि एलसीए भी थे, और मैं उस वक्त डोमेस्टिक का चेयरमैन था। तो हमने ये सिस्टम बनाया था कि ये फजल महमूद का टूर्नामेंट कराया जाए, बोर्ड इसमें सारे पैसे खुद खर्चेगा, क्लब इसमें एंट्री देंगे, और हर लड़के का, हर क्लब का, पूरे पाकिस्तान का डाटा एक्सटेंसिवली आप अगर चले जाएं, इनके पास एक डाटा है आज तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास, और वो फजल महमूद का है, जिसमें प्रेसिडेंट से लेके, लड़के से लेके, मैच कितने खेले हैं। फजल महमूद से पहले का कोई डाटा नहीं है। फजल महमूद से पहले का ये करते ये थे कि स्क्रूटनी कराते थे, ये वो। आप अगर कभी चले जाएं तो क्रिकेट हाउस के जो नीचे आप देखें कि वो जो सारा रिकॉर्ड है क्लबों का, उसका क्या हशर हुआ है। नहीं, मैं समझना चाह रहा हूँ शेख साहब, मैं समझना चाह रहा हूँ कि फजल महमूद टूर्नामेंट से पहले का कोई क्लब का डेटा पीसीबी के पास है या नहीं है। डेटा होता है, लिस्टें होती हैं, लेकिन ये जो लड़कों का सारा आगे डाटा और कलेक्शन होती है ना, ये सिर्फ कंप्यूटराइज्ड हुई थी, ये डिजिटल कंप्यूटराइज हुई थी। काफी सारे लोग रखे गए थे वहाँ पे, एजाज साहब ने रखे थे, और इनका डाटा फौरन अवेलेबल है सारी चीजों का। इसलिए इन्होंने, मेरा ख्याल है, मैं वैसे अपना ख्याल इजहार कर रहा हूँ कि इन्होंने इसलिए रखा कि वो सारा डाटा क्योंकि एस्टेब्लिश है, कंप्यूटराइज है, डिजिटलाइज है, तो वो बड़ी आसानी से इनको मिल जाएगा, इसलिए इन्होंने शायद ये किया। अब आ जाए दूसरी बात, देखिए ना, एक लड़के से वो कह रहे हैं कि जी पहले तो 5,000 रुपया दें, उसके बाद वो कह रहे थे, अब मैंने सुन रहा हूँ कि वो वोटिंग मेंबर के भी पैसे खत्म कर रहे हैं। तीसरी चीज ये कह रहे हैं कि 250 रुपया फी लड़का दे, हमने उसका कार्ड बनाना है। अली भाई, अगर 3,000 क्लब रजिस्टर हों और हर क्लब में 30 लड़के हों तो ये 90,000 लड़के बनते हैं पाकिस्तान में। ठीक है, 90,000 लड़कों का 250 रुपया पर लड़का, या अगर आप कॉन्टेक्ट किसी से करेंगे लड़के का फॉर्म बनाते हुए, तो आपका कितना लग जाएगा? 1.5-2 करोड़ रुपया लग जाएगा। अब एक नेशनल बोर्ड है और इनका क्लेम ये है कि वो प्रॉफिटेबल सिचुएशन में है, वो आगे बढ़ रहा है, उसके बाद पैसे बढ़े हैं। अगर क्लब क्रिकेट की बेसिक बात, आप क्लब को तो कोई हेल्प नहीं कर रहे, किसी किस्म की कोई हेल्प नहीं कर रहे, लोग सेल्फ हेल्प बेसिस पे ये सारा काम कर रहे हैं। तो अगर आप एक कार्ड बनाना, बोर्ड का एक कार्ड बना के ऑनरी तौर पे आप सारे क्लब के मेंबरों को देंगे पूरे पाकिस्तान में, तो 1.5-2 करोड़ रुपया लग जाएगा। ये कौन सी बड़ी बात है? 1.5-2 करोड़ रुपया। अली भाई, आपको क्या पता, इससे ज्यादा तो इनकी तनख्वाहें हैं 10-15 बंदों। अच्छा शेख साहब, चले ये तो आप अच्छा बात कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान में एक सिस्टम बन जाए और उनको मिल जाए तो आपने 250 रुपया जरूर लेना है। अच्छा, फिर उसके ऊपर आपने एनुअल फीस लेनी है, फिर उसके ऊपर आप कह रहे हैं कि जो क्लब बनाया है उसका जो ओहदेदार बनेगा नॉमिनेशन के 5-5 हजार रुपए देगा। मुझे ये बताए
कि एक जगह पे क्लब बना है, चले नाजमाबाद में बना है, चंद लोगों ने मिलके बनाया है, बड़ा अच्छा बनाया है, वो अपना नुमाइंदा खुद चुन ले। आप नॉमिनेशन के भी 5,000 रुपया एक पेपर भरना है और आप 5,000 रुपया ले रहे हैं। आप कहाँ की खिदमत कर रहे हैं? ग्रास रूट लेवल पे कौन सी खिदमत है जो आप कर रहे हैं? ठीक है। अच्छा शेख साहब, मुझे आपका हक बनता है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, आपका हक बनता है। शेख साहब मुझे ब्रेक पे भी जाना है। मुझे अब आप मुझे तकरीबन 30 सेकंड इसमें ये बता दीजिए कि क्या करना चाहिए कि आप भी खुश हो जाएं और क्रिकेट भी चलती रहे और क्रिकेट बोर्ड भी, और आप एक पेज पर आ जाएं। मेरे ख्याल से सारी फीसें, सारे चार्जेस इनको खत्म कर देने चाहिए। ठीक है। और क्लब्स को कहना चाहिए कि हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो हमारी रिक्वायरमेंट है ये सारे ऑनलाइन पूरा कर ले या हार्ड कॉपी के जरिए पूरा कर ले, इसमें कोई हर्ज नहीं है। पैसे बोर्ड को लगाने चाहिए, क्लबों को देने चाहिए, क्लबों से लेने नहीं चाहिए। ठीक है। असिस्ट करना चाहिए। आपने क्रिकेट की ग्रास रूट लेवल पे प्रमोशन करनी है, आपने वो वाला बोर्ड नहीं बनना कि आपने क्लबों पे नजर रखनी है कि इनसे पैसे हमने लेने हैं, इनसे कमाने हैं। वो तो नदीम खान साहब कह भी चुके हैं कि आपने इन क्लबों को हेल्प करना है, फाइनेंशियली भी हेल्प करना है और अदरवाइज भी आपने इनको हेल्प करना है ताकि क्रिकेट फ्लोरिश करे ग्रास रूट लेवल पे। थैंक यू सो मच शकील शेख साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। हमारी कोशिश अपने प्लेटफॉर्म से के तवस्सुत से यही होती है कि मसले का हल लेकर आएँ, और बड़ी अच्छी गुफ्तगू की शकील शेख साहब ने कि उन्होंने मसले का हल भी बताया। और हम उम्मीद करते हैं कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो और जो क्लब क्रिकेट के ऑर्गेनाइजर हैं वो एक पेज पे जमा होंगे, क्योंकि हम सब ग्रास रूट क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं और क्रिकेट को हम देखना भी चाहते हैं। इस वक्त लेंगे हम एक ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे जरा तफसील से गुफ्तगू करेंगे जावेद खान साहब से। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ मौजूद थे इस्लामाबाद क्रिकेट का बड़ा नाम, पाकिस्तान क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम शकील शेख साहब। और आज उन्होंने ना सिर्फ जो है वो कुछ तनकीद भी की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो क्लब क्रिकेट की पॉलिसी है उस पर, बल्कि साथ साथ उन्होंने एक सलूशन भी दिया, एक सजेशन भी दिया। और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो फराख दिली के साथ अपने दरवाजे बड़े करेगा, इन सजेशन को सुनेगा भी, और अगर काबिल कबूल होंगे उनकी दानिश में तो एक टेबल पर बैठ के इस मसले को हल करने की कोशिश करेगा। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे क्रिकेट सबने खेलनी है और क्रिकेट हम सबका एक पसंदीदा खेल है। और जब हम पसंदीदा खेल की बात करते हैं तो माजी के कुछ ऐसे सितारे हैं कि जो शायद इतना लाइमलाइट में नहीं आए, लेकिन चूंकि मीडिया ने एक पावर ली, मीडिया ने एक बूम हासिल किया, तो बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स थे जो पाकिस्तान की टीम से तो नहीं खेल पाए, लेकिन क्रिकेटर्स वो बहुत बड़े थे। जब जब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का कैंप लगा तो अक्सर और बेशतर वो कैंप का हिस्सा होते थे। आज की मौजूदा नस्ल शायद उनको इतना नहीं जानती हो, लेकिन जिन्होंने उनको क्रिकेट खेलते हुए देखा है वो जानते हैं कि वो कितने बड़े बड़े प्लेयर थे जो खाक में मिल गए, मिट्टी में रुल गए, लेकिन पाकिस्तान के लिए सबसे लाली कैप नहीं पहन सके। उन्हीं में से एक हैं, बहुत ही बोल्ड हैं, बहुत ही बुलंद हैं, और अक्सर आपने उनको जीटीवी के शोज में देखा होगा। और आज पहली मर्तबा मेरे साथ इस शो में मौजूद हैं साजिद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम अली सलमान साहब, पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, बेहतरीन और स्ट्रेनिंग आपने प्रोग्राम कर रहे हैं और बहुत बहुत दिल की गहराई से आपको, निसार भाई को, नकी भाई को बहुत बहुत मुबारक हो। ये बताइएगा कि साजिद खान साहब, वसीम खान साहब बोर्ड में हैं, नदीम खान साहब बोर्ड में हैं, ये साजिद खान साहब क्यों बोर्ड में नहीं है? आप भी तो बड़े अच्छे क्रिकेटर थे। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है अली सलमान भाई। बोर्ड में होना जरूरी नहीं है। जो बोर्ड में खास तौर पर आपने एक नाम लिए, नदीम खान मेरे शागिर्द हैं। वो नदीम खान एक ऐसा विजन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, जो काम जो पिछले दिनों आपके साथ बैठ के बड़ा इंपॉर्टेंट उन्होंने गुफ्तगू की और क्लियर बात की। और आप भी जिस मुद्दे को उठा के बात करने चाह रहे हैं, और जावेद खान साहब जो पाकिस्तान क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम है और उन्होंने बड़ी क्रिकेट की खिदमत की है, तो हमारा मौका भी क्रिकेट कैसे बेहतर होगी। पास में जो कुछ भी हुआ एक माजी था। अब नए पाकिस्तान में जो जिम्मेदारी नदीम खान को दी है, मैं दावे से कह सकता हूँ बड़ी दयानतदारी, बड़ी ईमानदारी से निभाने की कोशिश कर रहा है। मगर बहुत से लोग उसको आड़े हाथों ले रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। क्रिटिसाइज करना उनका हक है, मगर उसकी कोशिशों को सराहना चाहिए। क्रिटिसाइज करें। मैं जरा आता हूँ साजिद खान साहब आपके पास, जरा तफसीली में जवाब लेता हूँ, क्योंकि आपने कहा कि क्रिकेट को जो है वो अच्छी तरह से रन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो जावेद भाई हैं, आप भी बड़ी अच्छा क्रिकेट को रन कर रहे हैं। एक आल टूर्नामेंट है जो क्लब क्रिकेट का टूर्नामेंट है, और उसमें बड़ी खुशाइंद बात यह है कि उसमें आप क्लब से कोई फीस चार्ज नहीं कर रहे, क्रिकेट बॉल्स के पैसे नहीं ले रहे, अंपायरिंग के जो चार्जेस है वो आप सब कुछ खुद बेयर कर रहे हैं। आपकी टीम जमील अहमद साहब हैं, एजाज फारूकी साहब हेड कर रहे हैं। जरा तफसीलात बताइए इस टूर्नामेंट के हवाले से। देखिए अली, जब ये अगस्त 2019 में जब ये कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ोल्व कर दिया गया, सस्पेंड,
तो एक वैक्यूम आ गया कराची क्रिकेट में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में। उस मौके पे तकरीबन 1.5 साल तक कोई क्रिकेट नहीं हुई। तो इस मौके पे हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबर एजाज फारूकी साहब ने इस जिम्मेदारी को अपने कंधों पे लिया, एक टूर्नामेंट कराया पूरी कराची में तकरीबन 180 क्लब्स का। अब फिर एक गैप आ गया 6-7 महीने का, फिर कोरोना आया बीच में, तो अब ये आल कराची एजाज अहमद फारूकी टूर्नामेंट हो रहा है, जिसमें हैदराबाद और पूरे अंदरूनी सिर इंटीरियर की भी टीम है, कराची की टीम है। तो ये एक तरह से उस वैक्यूम को फिल करने की कोशिश की गई है अपने तौर पे कि जो ग्रास रूट पे बच्चे हैं 2 साल उनकी उम्र, अगर वो क्रिकेट ना खेलें, ये तो बहुत बड़ा एक वो है गैप उनके लिए। तो इस हिसाब से बड़ा एक ये कलीदी किरदार है कराची के एजाज फारूकी और उनकी टीम का। अच्छा, कितना इसमें 160 टीमें शायद शिरकत कर रही हैं, तो कितना आपने कब तक ये खत्म हो जाएगा और कहाँ तक ये टूर्नामेंट पहुंचा है? कोशिश तो ये कर रहे हैं हम लोग कि रमज़ानों से पहले हो जाए, लेकिन अगर किसी मजबूरी के तहत जैसे कोरोना की सिचुएशन होती है तो फिर शायद ईद के बाद ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। और ये जिस तरह हम देख रहे हैं अभी शकील शेख साहब नाराज़ थे, साजिद खान साहब को आपने सुना, काफ़ी लोग नाराज़ हैं क्लब क्रिकेट को लेकर। आप किस हद तक क्या मुतमईन हैं या नाराज़ हैं या नाला हैं या समझते हैं ठीक है यार चल रहा है चलने दो? देखिए, बात ये है कि असल मतलब कहाँ पर शॉर्ट कमिंग्स आ रही है, मुझे वो अभी तक सुनने। अगर फ़र्ज़ कर लें पैसों की बात है कि पैसे चार्ज कर रहे हैं, आपको याद होगा जब आपका पहला शनाख्ती कार्ड बना था तो फ्री में था ना, अब क्या है? चार्जेस होते हैं। अच्छा, पूरे 22 करोड़ आवाम के लिए चार्जेस, सब गरीब से गरीब आदमी भी उसके पैसे देता है। तो वो मैनुअल था, अब ये डिजिटाइज करके कंप्यूटराइज करके, तो कंप्यूटर पे जब आती है कोई चीज़ तो उस पर चार्जेस आ जाते हैं। आपको बज़ाहिर ऐसा लगता है तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन उसके पीछे बहुत कुछ कार फरमा होता है। तो ये जो है ना, ये वो खर्चा पूरा करने का वो जरिया है, लेकिन इससे कोई पैसे नहीं बनाए जा रहे हैं, पीसीबी को इससे वो नहीं फ़ायदा उठा रहा है। बिल्कुल जो मैंने शनाख्ती कार्ड की। लेकिन अच्छा, आप ये नहीं समझते कि जिस तरह बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि हमारी रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी, पीसीबी के नॉमिनेटेड लोग जो है वो अब एसोसिएशन को या रीजन को चलाएंगे, तो आपको लगता है कि ऐसा कि नॉमिनेशन आपकी रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी, या आप समझते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आफ्टर फ्यू मंथ्स और आफ्टर फ्यू ईयर्स आपकी रिप्रेजेंटेशन वहाँ बढ़ जाएगी? देखिए, अभी तो सारी अप्रीहेंशंस है ना, अभी इसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। लेकिन पीसीबी ने क्या करा है, एक काम के स्पॉन्सरशिप को लेकर आए ऑर्गेनाइजेशन में। तो हम लोग ग्रास रूट पे क्रिकेट रन करेंगे, वो लोग स्पॉन्सरशिप लेकर आएंगे और उसमें उनका सेंट्रलाइज जो है ना हमारे ऊपर एक हाथ होगा, क्योंकि क्रिकेट को वो स्पॉन्सरशिप दिलवा रहे हैं। और ये हर रीजन की, हर प्रोविंस की टीमें बिग ऑलमोस्ट बिग चुकी हैं। हाँ, तो ये एक अच्छा इकदाम है। मैं ये समझता हूँ कि अभी बहुत ज़्यादा बातें करेंगे तो ये सही नहीं है। थोड़ा अप्रीहेंशन, जैसे आप एक नए घर में जब जाते हैं, थोड़ा टाइम देना चाहिए। तो आप नए घर में भी आप सही तरह मूव अराउंड नहीं करते हैं, आपको कुछ टाइम चाहिए होता है, फिर आप अंधेरे में रात में भी आप आराम से चल फिर सकते हैं। तो इस सिस्टम को थोड़ा टाइम देंगे, आप देखेंगे यही सिस्टम वर्क करेगा। ठीक है। साहिद खान साहब, आपने बात की नदीम खान साहब की और जुनैद जिया की, तो हमने देखा डोमेस्टिक तो बड़ी कामयाबी के साथ जो है वो उन्होंने चलाई और बगैर किसी जो है खतरे के जो है वो डोमेस्टिक टूर्नामेंट पूरे कवर भी हुए, ख़त्म भी हुए। लेकिन नदीम खान साहब और जो जुनैद जिया काम कर रहे हैं, ठीक है, उसमें आपके ख्याल में कौन लोग जो है वो उसमें उनका रास्ता जो है वो नाहमवार कर रहे हैं या उसमें रोड़े अटका रहे हैं? देखिए, जिन कोचों को हटाया गया है, जिन लोगों को क्रिकेट बोर्ड में नहीं लिया, वो यकीनी तौर पर इसको काम सही नहीं करने दे रहे और यकीनी तौर पर ऑन रिकॉर्ड मौजूद है और उनको उनका चेक एंड बैलेंस, उनका बैटन बटन यही है। जहां तक जुनैद जिया की बात की, नदीम खान की बात की, वादे तौर पर बदकिस्मती पूरी दुनिया में जो कोरोना वायरस आ गया उसकी मुश्किलात के बाद पहली दफा पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में पहली दफा हुआ जब फर्स्ट क्लास सीजन तमाम कंप्लीट हुआ और तमाम के तमाम मैचेस हुए। तो ये क्रेडिट तो आपको देना पड़ेगा और पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। हर खिलाड़ी को बहुत अच्छी 5 स्टार होटल मिली और तमाम पैसे मिल गए, यहाँ तक कि तमाम लड़कों को चेक तक भी मिल गए। तो ये चीज तो सराहना चाहिए। क्रिकेट में हर 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, कभी एक दिन बुरा भी होता है, एक दिन खराब भी होता है, मगर उनकी हमने कोशिशों को सराहना, मौका देना चाहिए। अब फर्स्ट सीजन हो गया तो इंशाअल्लाह ताला जो सेकंड जो सीजन आने वाला है, जो हम 2021 और 2022 फर्स्ट क्लास सीजन की बात करें, बहुत से कोचेस चेंज होंगे, बहुत से मैनेजर चेंज होंगे, बहुत से खिलाड़ी आपको इस पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास क्रिकेट में नहीं आएंगे जिन्होंने कारकर्दगी सही नहीं दिखाई होगी, जिन्होंने मेरिट पर काम नहीं होगा। ये चीज तो मैं दावे से कह सकता हूँ नदीम खान और जुनैद जिया के हवाले से। जी साहिद खान साहब। हाँ, तो ये चीज तो देखें, ये तो वाज़ेह तौर पर दावे से आप क्या चीज कह सकते हैं, वो हम तक पहुंची नहीं, क्या चीज आप दावे से कहना चाह रहे हैं?
दावे से अली सलमान साहब ये कह सकता हूँ, नदीम खान साहब और जुनेद जिया का आपने बात किया, बहुत ही मेरिट पे काम किया, बहुत ही मेरिट पे कोचिस को लेके आए, बहुत से मेरिट पे उन्होंने हर चीज को ऑर्गेनाइज किया है। पहली दफा हुआ है पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास क्रिकेटर 5 स्टार होटल में ठहरे, बेहतरीन बोर्डिंग लॉजिंग दी, बेहतरीन फर्स्ट क्लास सीजन स्ट्रीम में हुआ। अच्छा नदीम खान साहब, जुनेद जिया पे तो यकीनन मैं भी, क्योंकि डोमेस्टिक का आदमी हूँ, क्लब क्रिकेट ग्रास रूट क्रिकेट का आदमी हूँ, और मेरी भी काफी इसमें रिसर्च है, उसमें तो कोई दो राय है नहीं, लेकिन आपको लग रहा है कि थोड़ा चेक एंड बैलेंस की मजीद जरूरत है, क्योंकि अब जिस तरह कुछ टीमों के हमने देखा फर्स्ट कोचेस जो हैं वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन जो सेकंड टीमों के जो कोचेस हैं उनकी टीम ने अच्छा परफॉर्म किया, तो आपको लगता है कि अगला जो सीजन होगा उसमें कुछ प्रमोशन डिमोशन नजर आएंगी या आनी चाहिए? 100% आना चाहिए। गुलाम अली को, जफर इकबाल को आना चाहिए। सिंध के कोच, अगर बासित अली की बात की जाए, वो टॉप लेवल के कोच है, टॉप लेवल के प्लेयर है, मगर सिंध की कारकर्दगी एक सवालिया निशान बन के सामने आए, जो खिलाड़ी की कारकर्दगी सवालिया निशान नजर आई। और जिस तरह सिंध की टीम की अगर बात की, 2020 की बात की जाए, फर्स्ट क्लास टीम की बात की, उस तरह की कारकर्दगी नहीं थी जिस तरह की होना चाहिए। हमेशा सिंध हमेशा टॉप से कारकर्दगी दिखाई, मगर इस दफा सीजन जो उस तरह का नहीं हुआ जिस तरह का होना चाहिए था। और ठीक है, मैं इसमें सिंध की टीम पे भी बात करता हूं और भी दीगर चीजों पे आपकी राय लेनी है, लेकिन ये सब कुछ होगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से। जावेद साहब, अब बताएं, कराची की क्रिकेट इस वक्त किस नहज पे चल रही है? इस टूर्नामेंट से कराची की क्रिकेट को कितना फ़ायदा होगा? सिंध से मजीद कितना टैलेंट जो है वो सामने आने की उम्मीद है? देखिए, जैसे मैंने कहा एक गैप आ गया था, बिल्कुल ड्राउट था कराची बल्कि सिंध में, कोई क्लब क्रिकेट नहीं हो रही थी। तो जिस तरह से ये टूर्नामेंट इतने बड़े पैमाने पे किया जा रहा है, ऑफ कोर्स यही ग्रास रूट है और यहीं से प्लेयर निकलेंगे, और ये प्लेयर आपको 2-1 साल में नज़र आना शुरू होंगे जिनकी परफॉर्मेंसेज आएंगी, और ये बहुत एक खुश आइंद है। लेकिन एक ज़रा मैं थोड़ा, ये साजिद खान साहब ने एक बात कही थी, उस पर थोड़ा सा ऐड करूँ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी देखे डोमेस्टिक के मेयार को कितना ऊपर लेके गए। 5 स्टार होटलों में ये लड़के हमारे जो सोच नहीं सकते थे, पहले ट्रेनों में जाते थे, फिर अपने डेली से जमा करके और फिर बाई एयर जाते थे, तो इसमें तो थोड़ा उनको सराहना चाहिए क्रिकेट बोर्ड को। मेरा ठीक है। इसके अलावा साथ साथ जो सिंध में हमने टैलेंट देखा, अभी हम देख रहे हैं कि सिंध से नौमान अली आ गए, शाहनवाज धानी आ गए, अच्छे प्लेयर सिंध से आ रहे हैं। कितना टैलेंट आपने सिंध में देखा? क्योंकि हमेशा से एक शिकायत रहती है सिंध को और बलूचिस्तान को कि यहाँ से जो प्लेयर पाकिस्तान की टीम में इंडक्ट नहीं होते, लेकिन अब इस बोर्ड ने एक अच्छा ये इकदाम ये भी किया है कि इंटीरियर से भी बड़ा अच्छा टैलेंट इंडक्ट कर रहे हैं। देखिए, हुआ ये कि जब ये PSL आई पाकिस्तान की, ये बहुत ज़्यादा जो है फैल गई पूरे पाकिस्तान में। तो ये PSL जो एक प्रोडक्ट बना रहा है, ये जो हमारे लाड़काने से प्लेयर धानी, ये सब उसकी पैदावार है, जो एक मोमेंटम बना है, जो एक जोश जज्बा बना है। अब आप देखेंगे सिंध पहले की तरह नहीं रहेगा कि पहले हैदराबाद से 1-2 प्लेयर आ जाते थे। अब जो है आपको बहुत इंटीरियर, जैसे लाड़काना से और दादू से वो आया, एक और लड़का आया, जाहिद महमूद आया है, और इसी तरह आपको बहुत सारे लड़के मिलेंगे जो कि सिंध में अब ये ग्लैमराइज हो गई क्रिकेट। इतना टीवी पे एक्सपोजर है, तो ये ग्लैमर जो है ना नीचे की सतह पे जा रहा है, वहां से लड़के लेकर आ रहे हैं। साजिद खान साहब, अब हमने डोमेस्टिक की तो बात कर ली, लेकिन आप भी डोमेस्टिक को काफी कवर करते हैं। ये बताइएगा कि जो स्पेस है या गैप है क्यों नजर आ रहा है कि जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करता है नदीम खान, जुनेद जिया और उनकी पूरी जो टीम है वो काम करती है डोमेस्टिक में, लेकिन हम देखते हैं कि जो हमारे चीफ सेलेक्टर साहब हैं वो डोमेस्टिक क्रिकेट को अहमियत ही नहीं देते। कामरान गुलाम 37 साल पुराना, उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा, सादत अली का रिकॉर्ड ब्रेक किया, आमिर यामीन हुए, अम्माद भट्ट हुए, खुर्रम मंजूर हुए, कई ऐसे प्लेयर हैं कि जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन उनको पाकिस्तान की टीम में इंडक्ट नहीं किया जा रहा। एक मैच खेलने वालों को, 2-2 मैच खेलने वालों को शामिल किया जा रहा है। सबसे पहले तो रबड़ स्टैम्प जो मोहम्मद वसीम जो चीफ सेलेक्टर है, वो चीफ सेलेक्टर नहीं है, बेहतर कोच हो सकते थे। उन्होंने जो पाकिस्तान की क्रिकेट की गहराई में जिस तरह कहना चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट की जो चीफ सेलेक्टर की जो आई है उनकी है ही नहीं। मैं हमेशा एक बात को कहता हूँ, ये मोहम्मद वसीम किसके कहने पे आया, एक बहुत बड़ी लॉबी है, वो साबिक कप्तान यकीन तौर पर उनके पीछे है, उनको सपोर्ट करते हैं। मोहम्मद वसीम कोई ऐसे तो नहीं है उनको मेरिट पे लेके आए, ये मेरिट पे नहीं आए, ये सिफारिश पे है, शोएब अख्तर की सिफारिश पे है, राशिद लतीफ की सिफारिश पे है। लेकिन साजिद खान साहब, सिफारिश कैसे कह रहे हैं? शोएब अख्तर ने खुद उस दिन कहा कि मीडियोकर अगर लोग लेंगे तो मीडियोकर फैसले होंगे। राशिद भाई का आपने नाम लिया, आपने बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट दिया कि उनकी सिफारिश में, तो राशिद लतीफ ने तो खुद कहा कि ये डमी सिलेक्टर है।
अली सलमान आप एक बड़े होस्ट हैं, मंजे हुए होस्ट हैं, कोई भी इंसान स्क्रीन पे बात नहीं कहता और ये उन्हीं की चाबी है, उन्हीं की चाबी की वजह से उन्हीं की पैदावार है। और ये इतने बड़े चीफ सिलेक्टर नहीं थे, मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, चीफ सिलेक्टर आपके प्रोग्राम में आए थे, इकबाल कासिम आए थे, आमिर सुहेल आए थे, ये थे चीफ सिलेक्टर, सलाउद्दीन सल्लू थे, मोइन खान थे, इन्हें कहते हैं चीफ सिलेक्टर। और इनकी एल्बो आई थी, ये पाकिस्तान के करदा थे, सिफारशी चीफ सिलेक्टर है और पाकिस्तान की क्रिकेट में बेड़ा गर्क कर दिया। ये मोहम्मद वसीम ने इनसे ये पूछो शान मसूद का क्या कसूर था, आबिद अली लेके जा रहे हो। शान मसूद जो पाकिस्तान का फ्यूचर है उसको आपने ड्रॉप कर दिया। और जाहिद महमूद जो वर्ल्ड क्लास लेग स्पिनर है, जो 2020 में उसने मुतारुफ कर दिया, जो स्पिन को ब्रेक करता है, हाई फ्लाइट देता है, उसको तो सिलेक्ट नहीं करता। अच्छा साजिद खान साहब, आपने कहा एक बड़ा आपने स्टेटमेंट दे दिया कि रबर स्टैंप है और आपने कुछ प्लेयर्स के नाम भी ले लिए। इस वक्त मैं स्क्रीन पे एक दफा फिर दिखाना चाहूंगा वो टेम्पलेट कि मोहम्मद वसीम पाकिस्तान की टीम में आए किस दरवाजे से हैं, कौन से गेट से ये पाकिस्तान की टीम के अंदर आए हैं। क्योंकि पहले अगर आप स्क्रीन पे देख सकें, ये रावलपिंडी बी से खेले, 2 मैचेस के 2 इनिंग में 6 रन स्कोर किए 3 रन की एवरेज के साथ। उसके बाद ये रावलपिंडी ए से खेले, 7 मैचेस की 12 इनिंग में 19.80 की एवरेज से 198 रन स्कोर किए। और जिस सीजन में ये पाकिस्तान की टीम से इनका डेब्यू हुआ उसमें इन्होंने 5 मैचेस में 496 रन स्कोर किए 55.11 की एवरेज के साथ। और जो इन्होंने अपनी पूरी क्रिकेट खेली उसमें इनका टेस्ट में और वनडे में 30 का और 23 का एवरेज है। तो क्या पाकिस्तान की क्रिकेट इस स्टेज पे पहुंच गई है, जो साजिद खान साहब भी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये चीफ सिलेक्टर के काबिल नहीं थे, सिफारिश से, अकरबा परवरी से, किस्मत से, हालात से, या कुछ और रीजन की वजह से अगर आप चीफ सिलेक्टर बन गए तो खुदारा लड़कों के साथ जो है इंसाफ कीजिए। आप क्या कहेंगे? आपके साहबजादे के साथ तो खुद ज्यादती हुई है, बड़े अच्छे प्लेयर हैं वो। जी अली साहब देखें, इसमें जब चीफ सिलेक्टर बनता है आदमी तो उसमें आप टेस्ट रिकॉर्ड को नहीं देखेंगे। सलाउद्दीन सल्लू शायद एक टेस्ट, लेकिन क्या ये इतना बड़ा नाम नहीं, नाम नहीं, लेकिन मैं उसकी स्टैटिस्टिक्स की बात करूं, एक टेस्ट खेले ना सलाउद्दीन सल्लू 1969, तो ये इस हिसाब से नहीं। लेकिन हाँ, ये बात और है कि उनकी समझबूझ और उनका क्रिकेट डोमेस्टिक पे कितना वो है, उबूर है, कितना लड़कों के साथ वो, या डोमेस्टिक में कितना वो, उनकी जो टीम थी जब वो कोच थे नॉर्दर्न के थे ना, नॉर्दर्न के कोच, नॉर्दर्न के कोच बने थे, हाँ, तो उधर क्या परफॉर्मेंस थी, तो इन चीजों को देखते हुए इनको अपॉइंट। अच्छा, नॉर्दर्न की परफॉर्मेंस में आपने बात की, साजिद खान साहब जरा इस पे बेहतर रोशनी डालेंगे कि जिस साल इनको ये रीजन की टीम का कोच बनाया गया नॉर्दर्न का, उससे पहले कि जब ये पीटीवी की टीम की कोचिंग कर रहे थे उस वक्त पीटीवी की टीम कहां पे स्टैंड कर रही थी और इनके बारे में लोगों की क्या राय थी? साजिद भाई, आप मुझसे बेहतर जानते हैं उस सीजन में पीटीवी कौन से नंबर पे थी और लोगों की क्या राय थी इनके बारे में। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अली सलमान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल किया। पाकिस्तान की टीवी के कोच बनने के बाद पाकिस्तान के साबिक कप्तान मोइन खान के बेटे को 8वें नंबर बैटिंग कराते थे, मैच के पीछे खड़ा करते थे, मैरिज का कत्ल कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट में पावर हिटर बन के आया, उसको आप सिलेक्ट नहीं करते, उसकी आएगा तो उसको नहीं करते। ये चीजें तो वादे तौर पर नजर आई। पीटीवी की क्रिकेट को बाहर कराने में अली इसका बहुत बड़ा हाथ है मोहम्मद वसीम का। यकीनी तौर पर मोहम्मद वसीम की कारकर्दगी एक सवाल निशान है। ठीक है, सवाल निशान है मोहम्मद वसीम की कारकर्दगी पे। साजिद खान से गुफ्तगू हम कंटिन्यू करेंगे, जावेद साहब से भी गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और आज हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की क्लब क्रिकेट के हवाले से, इसके साथ साथ मोहम्मद वसीम के हवाले से भी गुफ्तगू हुई, लेकिन साथ साथ सलमान बट ने क्या कहा बाबर आजम के हवाले से, जरा वो भी सुनते हैं। आईपीएल में फिर भी एक ही टीम के 14 लोग स्टार्टिंग में पॉजिटिव आए थे, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में तो टोटल भी 14 नहीं निकले, लेकिन हमने खैर बंद कर दी। मैं तो इस बात का हामी था कि उन लोगों को क्वारंटीन करके इसको कंटिन्यू किया जाता, और लेकिन जब बाद में पता चला कि बबल जिस तरह का था, तो मेरा ख्याल है कि पूरा होटल सिक्योर करना चाहिए। जिसने उनके साथ फर्दर प्लानिंग करनी है, रस्से के अंदर दूसरी टीम के ख़िलाफ़ लड़ाना है, ही इज़ द मैन रिस्पॉन्सिबल। हर मैच के बाद उसने सबको जवाब देना है, प्रेस में भी और आम लोगों तक पहुंचानी है अपनी बात। तो अगर उसकी इनपुट ना हो तो कोई सेंस नहीं बनती ऐसी सिलेक्शन की। तो ये तो बड़ी मायूब बात है, पहली दफ़ा सुनी है कि कप्तान को पता ही नहीं। और कप्तान कोई ऐसा नहीं है कि कोई आपने बस बना दिया किसी को कप्तान। कप्तान दुनिया का नंबर 1 प्लेयर है। फिर 4 साल बाद जब मुझे ये कहा गया कि आपको नाम के ऊपर मतलब डिस्कशन नहीं हो रही कि जी आपको आगे खिलाना है, तो फिर मैं बार बार क्या साबित करना मैंने डोमेस्टिक में। आप क्या समझते हैं नहीं है डबल स्टैंडर्ड, है ना? तो ये ऐसे ही है।
साजिद खान साहब ये बताइएगा कि जिस तरह हम बात करें पाकिस्तान में बड़े बड़े नाम मौजूद हैं, इकबाल कासिम साहब मौजूद हैं, आमिर सुहेल मौजूद हैं और भी बड़े बड़े नाम मौजूद हैं कि खुद राशिद लतीफ़ का जिनका तस्करा भी आपने किया, वो भी एक बड़ा स्टेचर है पाकिस्तान क्रिकेट का। तो ये मोहम्मद वसीम किस दरवाजे से अंदर आ गए कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर चलो आ ही गए हैं तो इंसाफ क्यों नहीं कर पा रहे लड़कों के साथ, डोमेस्टिक को अहमियत क्यों नहीं दे पा रहे? लेकिन जब तक पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास टीम को आप इज्जत नहीं देंगे, पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास जो खिलाड़ी खेल रहे हैं उनको इज्जत नहीं देंगे, उनको लेके नहीं आएंगे और आप सिर्फ लैपटॉप पे बैठ के टीम बनाएंगे, सोशल मीडिया पे जिंदा होंगे। जब ये पिंडी के कोच सिवाय सोशल मीडिया पे तस्वीरों के अलावा ये और मसरूर क्या करते थे, इनसे ये पूछा जाए। इनको पाकिस्तान नेशनल 2020 में अगर इतने बड़े कोच थे तो नेशनल 2020 जिता देते। मगर मेरा मौका भी है, आपको नेशनल जिम्मेदारी दे दी गई। आप बाबर आजम से सवाल कर रहे हैं। बाबर आजम ने अगर किसी यासिर शाह की बात करी, हारिस सोहेल की बात कर दी कि बहुत से अगर बात कर दी किसी खिलाड़ी की तो आप उनको दें। बाबर आजम एक कप्तान है, तीनों फॉरनर लॉन्ग टाइम का कप्तान है और बाबर आजम कोई आम कप्तान नहीं है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में भाईजान वसीम अकरम को डंके की चोट में कप्तान बनाया है और बाबर आजम कोई ऐसा क्रिकेटर नहीं है जिसको जो चाहे कोई कह देगा। बाबर आजम को सपोर्ट करना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट। अच्छा, आपने साइड में बाबर आजम की बात की, जरा मैं आपसे कंटिन्यू करता हूं, जरा जावेद भाई का भी इनपुट ले लूं। बाबर आजम को एज ए कैप्टन आप कैसा रेट करते हैं? देखिए, आप जरा पीछे जाएं थोड़ा। जब इनको कैप्टन अपॉइंट किया था कितनी खिलाफ बोला गया था कि हमारा प्लेयर खत्म हो जाएगा, एक परफॉर्मर है, उसको अभी कबल अज़ वक्त बनाया जा रहा है। लेकिन वक्त ने क्या साबित किया कि एक अच्छा कप्तान नजर आ रहा है और ऑल फॉर्मेट में तो मेरी नजर में बहुत जबरदस्त काम अच्छे कैप्टन है आपकी नजर में? बहुत अच्छे के, और जितनी अगर कमी है देखिए टाइम के साथ आदमी बन जाता है। बिल्कुल, ऑफ कोर्स, जब आपकी परफॉर्मेंस है, आपकी अथॉरिटी मिलती है आपको एज ए कैप्टन परफॉर्मेंस के थ्रू। और अब बाबर आजम में खूबियां हैं बाबर आजम में। अभी आप कह रहे थे कि शोएब अख्तर ने वसीम को सिलेक्टर बना दिया, लेकिन शोएब अख्तर ने तो ये कह दिया कि बाबर आजम को चाहिए कि वो अपने फैसले खुद ले। कामरान अकमल ने कह दिया अपने फैसले खुद ले, सलमान बट ने कह दिया अपने फैसले खुद ले, इंजमाम ने कह दिया, राशिद लतीफ ने भी ये बात कर दी। तो और दूसरी तरफ शोएब अख्तर ने यह भी कहा कि वो डमी कैप्टन बन जाएंगे, सरफराज पार्ट 2 बन जाएंगे, और आप कह रहे हैं कि शोएब अख्तर है मोहम्मद वसीम के पीछे। देखिए अली सलमान, जितने प्यारे आप होस्ट है, जितनी सोच आपके पास है, जितने आपके ताल्लुकात है, ये सोशल मीडिया और मीडिया में बात करने का तरीकाकार होता है, जिंदा रहना और यूट्यूब चैनल चलाना होता है। यहाँ पर यकीनी तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं लोग तो नाम लेते हुए डरते, मैं डंके की चोट में कह सकता हूँ शोएब अख्तर के अलावा इनको कोई ला ही नहीं सकता, राशिद लतीफ के अलावा ला ही नहीं सकता। माद ये खुद नहीं आ सकते, इनकी इतनी सही नहीं थी, इनकी कोई सही नहीं, मगर इनके कहने की वजह से ये आए और इन्हें आने के बाद जो फैसले किए इसमें क्रिकेट की तबाही हो रही है। ये फौरी तौर पर रोकना पड़ेगा। सीओ वसीम खान साहब से अगर बाबर आजम ने मिली है, इफ्तिखार की बात की, जो मेरा मौका भी है, यासिर शाह खुद अगर अनफिट होता है या नहीं होता ये वादे तौर पर बाद में पता चलेगा। मुझे ये आप बताइए, मैं थोड़ा आपको पीछे ले जाता। न्यूजीलैंड में शदाब अनफिट था, क्यों खिलाया आपने 2020? अम्माद वसीम से कप्तानी क्यों नहीं कराई? अम्माद वसीम का अगर बेटा होता है तो अना का मसला बनाते हैं, ये रबर्ट स्टैम्प जो है उसको हटा देता है। हफीज अगर 2-3 लेट हो जाता है उसको आप सिलेक्ट नहीं करता, हफीज को सिलेक्ट क्यों किया इसमें? सवाल ये पैदा है कि डंडे का बड़ा जोर है। आप देखें शोएब मलिक, मोहम्मद आमिर, क्या वहाब रियाज ड्रॉप होने वाले प्लेयर है? आप इंडिया में जाके वर्ल्ड कप खेलना है मेरे भाई, हक और सच की बात करो। 2021 2023 में 2 वर्ल्ड कप खेलना है। अगर ये चीफ सिलेक्टर रहेगा तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम और तबाही की तरफ जाएगी। खुदा के वास्ते को फौरी तौर पर हटाना चाहिए। ये साजिद भाई, मैं यकीनन मुझे बहुत अफसोस है कि इस वक्त मैं आपको यहाँ पे रोकना पड़ रहा है क्योंकि वक्त मेरे पास महदूद है, लेकिन जहाँ हम इतनी बहुत सारी ऐसी बातों की जानिब निशानदेही कर रहे हैं, वहाँ पे कोई एक अच्छी खबर भी जो है वो क्रिकेट बोर्ड के ऐवानों से आई है और पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से एक बड़ी अच्छी खबर आई है। और वो खबर देने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारी बहुत ही मेहनती और बहुत ही ज़बरदस्त रिपोर्टर सबा पाशा। उनसे जानते हैं पाकिस्तान सुपर लीग में क्या हो रहा है। जी सबा। जी बिल्कुल अली सलमान, PSL 6 के बकिया मैचेस जो हैं अगले हफ्ते जो उनका ऐलान करने के इम्कानात किए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो है कल नुमाइंदान और PCB और फ्रेंचाइजर्स के दरमियान कल मीटिंग रखी जाएगी जिसमें PSL 6 के मैचेस और खिलाड़ियों के हवाले से बातचीत की जाएगी। जबकि इस बार जो है बायोस्फीयर बबल खासा सख्त रखा जाएगा और 7 दिन का रखा जाएगा जो खिलाड़ियों को भरपूर तरीके से पूरा करना पड़ेगा। और साथ ही साथ बायोस्फीयर बबल रखने के लिए इस बार जो है गैर मुल्की टीम जो है वो तश्कील दी जाएगी, जिसके बाद जो है बायोस्फीयर बबल पूरा करने के बाद खिलाड़ी जो है PSL टीम में शामिल हो सकेंगे। साथ ही साथ जो गैर मुल्की खिलाड़ी हैं उनके लिए PSL की ड्राफ्टिंग के बाद ही पता चलेगा कि कौन से गैर मुल्की खिलाड़ी जो हैं अभी वो टीम में जो है वो शामिल होंगे। इसके साथ ही साथ जो बाकी की टीम मैनेजमेंट है वो भी ड्राफ्टिंग के बाद ही जो है हमें देखने को मिलेगी और जितने भी इम्कानात हैं वो भी हमें मीटिंग के बाद बाज़ाब्ता तौर पर बता दिए जाएंगे। जी थैंक यू सो मच सबा, आपने PSL के हवाले से अपडेट किया। क्विकली मुझे बताएगा PSL दोबारा होने वाली है, कैसा देख रहे हैं?
बहुत अच्छा, और ख़ास तौर पे जिस तरह इन्होंने ऑर्गेनाइज किया ईद के बाद, रमज़ानों में तो अच्छा हुआ, इन्होंने फैसला ऐसा किया कि ईद के बाद, ठीक है, बहुत अच्छा फैसला है। और ये बड़े, लेकिन थोड़ा सा एक मसला होगा, गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, गर्मी ज़्यादा होगी। जी साजिद भाई, क्या कहेंगे? एक अच्छी खबर भी आई है कि PSL जो है वो जून में हो रही है। बहुत अच्छी खबर है। यकीनी तौर पर जो मेरे अपने जराए बताते हैं, पहला मैच 5 बजे होगा, दूसरा मैच 9 बजे होगा। यकीनी तौर पर अच्छी बात है। पाकिस्तान सुपर लीग दोबारा हो रही है, पाकिस्तान के अपना ब्रांड है, दुनिया में जो हमारे इमेज है दोबारा कायम होगा। पाक फौज को क्रेडिट देना पड़ेगा, हमारी सेक्रेटरी इदारे ने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया। यकीनी तौर पर इससे बड़ी कोई जीत नहीं है। पाकिस्तान थैंक यू सो मच साहिल खान साहब, आप हमारे साथ शो का हिस्सा बने और हम उम्मीद करते हैं आइंदा भी आप हमारे साथ इसी तरह शो का हिस्सा बनते रहेंगे। जावेद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। इसके अलावा शकील शेख साहब भी आज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। शेख साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना इनपुट दिया। ये इस हफ्ते का हमारा लास्ट शो था। इंशाल्लाह नेक्स्ट पीर को आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अली सलमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।